हेलो स्टूडेंट, मैं शीत कुमार। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बायोलॉजी के 70 प्रश्न जो कि क्लास 12th के हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें मैं 12th के बायोलॉजी का पूरा 1 से लेकर सभी चैप्टर को क्लियर कराऊंगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, तो इसे ध्यान से पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए बताते हैं। पहला प्रश्न है ऑपरेशन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ऑपरेशन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में है जीन का संश्लेषण, ऑप्शन बी में है जीन का एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है जीन का रेगुलेशन और ऑप्शन डी है जीन का फंक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीन का रेगुलेशन। बाकी सभी गलत हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ऑप्शन ए में है शरीफा, ऑप्शन बी में है सेब, ऑप्शन सी में है नारंगी और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सेब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेब का पुष्पासन खाया जाता है। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न बताते हैं। डीएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो ऑप्शन ए है टीएमबी, ऑप्शन बी है बैक्टीरियोफाज और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैक्टीरियोफाज। बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे। चलिए आगे बताते हैं। चौथा नंबर पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए में है एकादिशी, मतलब एक ही दिशा में। ऑप्शन बी में है द्विदिशी, मतलब 2 दिशाओं में। और ऑप्शन सी में है बहुदिशी, मतलब बहुत से दिशाओं में। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एकादिशी, एक ही दिशा में। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? ऑप्शन ए में है अजोटोबैक्टर, बी में है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है, और सी में है अजोला, डी में है क्लास्ट्रीडियम। तो इसका राइट आंसर होगा बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए छठा नंबर प्रश्न है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में जल के द्वारा, ऑप्शन बी में हवा के द्वारा, ऑप्शन सी में कीट के द्वारा, ऑप्शन डी में संपर्क द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हवा के द्वारा, ऑप्शन बी। फर्स्ट इसका गलत है, जल नहीं होगा, कीट नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, हवा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए 7वां नंबर प्रश्न बताते हैं। जैविक रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैविक रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? ऑप्शन ए में उत्पादक, ऑप्शन बी में जीव, ऑप्शन सी में माध्यम और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्पादक। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, किसी फल में बीज चोल खाया जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। किस फल में बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन ए जायफल, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी शरीफा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लीची। लीची का बीज चोल खाया जाता है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए 9वां नंबर प्रश्न बताते हैं। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक है। ए में शैवाल, बी में लाइकेन, सी में कवक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन H2O प्रदूषक का सूचक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक है कौन, लाइकेन। बाकी ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, शहद का निर्माण कौन करती है। शहद का निर्माण कौन करती है। 10वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हमेशा लगभग 12th के बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। शहद का निर्माण कौन सी करती है। शहद के निर्माण कौन करती है, मतलब मधुमक्खी के बारे में बात हो रहा है कि शहद का निर्माण कौन कर रही है। ठीक है, ऑप्शन ए में नर मधुमक्खी, ऑप्शन बी में रानी मधुमक्खी, ऑप्शन सी में कार्यकर्ता मधुमक्खी और ऑप्शन डी में ए और बी दोनों ही। तो शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, अर्थात इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। इसका सी आंसर सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। दोस्तों अब समझ लीजिए थोड़ा सा कैसे कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। चूँकि रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम करती है और छाता में रहती हैं, और ये नर मधुमक्खी जो है वो छाता बनाने का काम करती है, यानी कि नर मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी दोनों छाता में ही उपस्थित रहते हैं। लेकिन कार्यकर्ता मधुमक्खी जितने हैं ये सभी तरह तरह के फूलों पर जा के, फलों पे जा के उसके जूस को चूस कर लाकर और तब इसको क्या मधु बनाने का काम करती है, यानी कि शहद बनाने का काम करती है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। ये भी प्रश्न बहुत उपयुक्त हैं, ये कई एग्जामों में देखने को मिल जाता है और 12th में तो हमेशा ही लगभग पूछे जाते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में देखने को मिलती है। मुर्गियों में होने वाली बीमारी बताना है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी एस्मट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है रानीखेत। देखिए हैजा तो होता है जो ये मानव में होता है, एस्मट ये भी नहीं होती है मुर्गियों में और ए और बी तो होगा ही नहीं। बताइए रानीखेत जो बीमारी है ये होती है किसमें, मुर्गियों में। ठीक है, चलिए इसके बाद बताते हैं 12वां नंबर प्रश्न, इडली एवं डोसा वही इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीवी के प्रयोग से बनाया जाता है। अरे इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीवी के प्रयोग से बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस और तीसरा ऑप्शन है सी नंबर विषाणु और चौथा ऑप्शन है ईस्ट। तो देखिए इसमें ईस्ट भी गलत हैं, विषाणु भी गलत हैं
लैक्टोबैसिलस भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीवाणु। जीवाणु के माध्यम से, जीवाणु के प्रयोग से इडली और डोसा का आटा उसके सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है। चलिए 13वां नंबर प्रश्न बताते हैं। एगा रोग है। एगा रोग किससे प्राप्त एगा रोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगा रोज है। 13वां नंबर प्रश्न है, एगा रोज किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है समुद्री घास, ऑप्शन सी है साइकस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्री घास से एगा रोज प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 14वां नंबर प्रश्न है, ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? 14वां नंबर क्वेश्चन है, ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए में है वाटसन तथा क्रिंक, ऑप्शन बी में है नीरेनबर्ग, ऑप्शन सी में है जैकब तथा मोनार्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैकब तथा मोनार्ड। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड गलत है और लास्ट भी गलत है। इसका ऑप्शन सही होगा सी नंबर जैकब तथा मोनार्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऑप्शन ए है मनुष्य में, ऑप्शन बी बंदर में, ऑप्शन सी चिंपैंजी में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी में। ऋतुस्राव मनुष्यों में भी होता है, बंदरों में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, अर्थात इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 16वां नंबर प्रश्न बताते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन होता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में ही। अमीबा में भी द्विखंडन होता है और पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों ही, बाकी सभी गलत होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, डीएनए। 17वां नंबर प्रश्न है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन कितना प्रतिशत होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है 64%, दूसरा ऑप्शन है 36%, तीसरा है 85% और चौथा डी नंबर है 32%। तो इसका राइट आंसर होगा 32%। इसका राइट आंसर होगा 32%, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? विडाल यानी कि टाइफाइड किसी व्यक्ति को होता है
तो बिडाल परीक्षण टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है एड्स और ऑप्शन डी है कैंसर। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर डी नहीं हो सकता है, कैंसर भी नहीं होगा, एड्स भी नहीं और मलेरिया भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड। बिडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड का चेक करने के लिए, पुष्टि करने के लिए कि कोई व्यक्ति टाइफाइड से ग्रस्त है कि नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए बिडाल टेस्ट होता है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न बताते हैं। HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो 19वां नंबर प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बी कोशिका पर, दूसरा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है टी कोशिका पर, सी ऑप्शन है एम्पिथीलियम कोशिका पर और डी है टी हेपर कोशिका पर। तो इसका राइट आंसर होगा टी हेपर कोशिका पर, यानी कि बी गलत है और ए और सी भी गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा टी हेपर कोशिका पर। चलिए 20वां नंबर प्रश्न बताते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए बताते हैं। तो ऑप्शन ए में है एलर्जी, ऑप्शन बी में है टीका, ऑप्शन सी में है एंटीबॉडी और ऑप्शन डी में है एंटीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंटीजन। इसका राइट आंसर होगा एंटीजन, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए 21वां नंबर प्रश्न बताते हैं। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं। ऑप्शन ए हिस्टामिन, ऑप्शन बी सिस्टोनिन और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि एलर्जी जब उत्पन्न होता है तो हिस्टामिन और सिसरोटोनिन भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये दोनों एंजाइम उत्पन्न होते हैं, ये दोनों रसायन उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? निम्न में से कौन नर युग्मनज से संयोग कर भ्रूण पोष बनाता है? तो ऑप्शन ए में है निषत्कांड, ऑप्शन बी है एंटीपोडस, ऑप्शन सी है सहायक कोशिका और ऑप्शन डी है द्विकेंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्विकेंद्रक। इसका राइट आंसर होगा द्विकेंद्रक, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? चलिए इसमें बताते हैं। इसमें ऑप्शन पहला है एपिस्टेटिस, बी में है प्रभाविता, सी में है उत्परिवर्तन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। एपिस्टेटिस इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 24वां नंबर प्रश्न है। ट्राफर
ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बांधता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है त्रिक, ऑप्शन बी है नॉन सेंस कोडोन, ऑप्शन सी है एंटीकोडोन और ऑप्शन डी है समापन कोडोन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एंटीकोडोन। इसका राइट आंसर होगा एंटीकोडोन, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। इसका सी नंबर राइट आंसर होगा एंटीकोडोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, बुचरसिया बैंक्रोफैक्टरी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या कहलाता है? बुचरसिया बैंक्रोफैक्टरी जो आदमी में फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है इसके समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी में जीवाणु, ऑप्शन सी में विषाणु, ऑप्शन डी में हेलमिन्थ्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेलमिन्थ्स होगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। चलिए इसके बाद 26वां बताते हैं। अधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? मतलब कि जो व्यक्ति अधिक शराब पीता है, अधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करता है, उस व्यक्ति का शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ए में है फेफड़ा, बी में यकृत, सी में स्प्लीन और डी में आमाशय। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत, यानी कि लीवर। यकृत उस व्यक्ति का प्रभावित होगा जो व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब पीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27वां नंबर। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? तो प्रभाविता, ऑप्शन फर्स्ट में है प्रभाविता, ऑप्शन बी में युग्मक की शुद्धता, ऑप्शन डी में है स्वतंत्र अपव्यूहन और ऑप्शन तो ए ऑप्शन भी राइट नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। इसका राइट आंसर है सहलगनता इसका राइट आंसर है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न बताते हैं। निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? 28वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन यौन संचरित रोग हैं? ऑप्शन ए में टाइफाइड, ऑप्शन बी में हैजा, ऑप्शन सी में मलेरिया और ऑप्शन डी में सिफिलिस। तो इसका राइट आंसर होगा सिफिलिस इसका राइट आंसर होगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। निम्नलिखित में से जो सिफिलिस है वह यौन संचरित रोग है। चलिए 29 नंबर प्रश्न बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी है? ऑप्शन ए है मेम्पस, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा और ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, ऑप्शन डी है मेडिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिप्थीरिया जो है यह विषाणु से होने वाली रोग नहीं है, बाकी सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं और डिप्थीरिया विषाणु से होने वाले रोग नहीं है। अतः इसका राइट आंसर होगा सी, डिप्थीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 30वां नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? ए में मधुमक्खी पालन, बी में कुक्कुट पालन, सी में मत्स्यिकी और डी में कार्बनिक खेती। तो
इसका राइट आंसर होगा कार्बनिक खेती, मत्स्य पालन, मछली पालन जो कि पशुपालन में ही आता है, और कुक्कुट पालन ये भी पशुपालन में ही आता है, मधुमक्खी पालन भी पशुपालन में आता है, लेकिन कार्बनिक खेती जो हो रही है वो पशुपालन में नहीं आता है। चलिए अब 31वां नंबर प्रश्न बताते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए है लुई पास्चर, ऑप्शन बी है जेडी वाटसन, ऑप्शन सी है स्टेफेन हेड्स और ऑप्शन सी है स्टेफेन हेड्स और ऑप्शन डी है रॉबर्ट कांख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेफेन हेल्थ। इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी इसी से संबंधित है। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित लुई पास्चर जो है ये भी माइक्रोबायोलॉजी से संबंध रखते हैं, जेडी वाटसन है ये भी माइक्रोबायोलॉजी से संबंध रखते हैं, लेकिन और रॉबर्ट कांख है ये भी माइक्रोबायोलॉजी से संबंध रखते हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है स्टेफेन हेल्स ये जो है ये माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं है, अर्थात राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए 32वां नंबर प्रश्न बताते हैं। एंटीकोडांस किसमें पाया जाता है? एंटीकोडांस किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है mRNA, ऑप्शन बी है tRNA, ऑप्शन सी है rRNA और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शन गलत हैं, और RNA में भी नहीं पाया जाता है, mRNA में भी नहीं पाया जाता है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी tRNA में पाया जाता है। एंटीकोडॉन्स जो है वह tRNA में पाया जाता है, तब बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए 33वां नंबर प्रश्न बताते हैं। मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल क्या प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए में सहलगनता का नियम, ऑप्शन बी में आनुवंशिकी का नियम, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी आनुवंशिकी का नियम। मेंडल जो है वह आनुवंशिकी का नियम प्रतिपादित किया था, इसलिए आनुवंशिकी का नियम इसका राइट आंसर होगा। चलिए 34वां नंबर प्रश्न बताते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है प्रभाविता का सिद्धांत, ऑप्शन बी में है स्वतंत्र अभिहवन का सिद्धांत, ऑप्शन सी में है युग्मकों की शुद्धता का नियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी युग्मकों की शुद्धता का नियम, जो और ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी और ऑप्शन सी भी गलत, डी भी गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी पृथक्करण का सिद्धांत जो है वह युग्मकों की शुद्धता का नियम है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 35वां नंबर प्रश्न बताते हैं। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक ऑप्शन ए में है प्रतियोगिता, ऑप्शन बी में है उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी में है विलगन और ऑप्शन डी में है निरंतर विविधता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्परिवर्तन से नई प्रजातियों का निर्माण हो जाता है, अर्थात इसमें चेंज होता है क्या? तो डीएनए और आरएनए दोनों का चेंज होता है, दोनों परिवर्तित होते हैं, इसे म्यूटेशन कहा जाता है। और ये जब उत्परिवर्तन होता है तो एक नई प्रजाति का सृजन हो जाता है। तो दोस्तों अभी बारिश आने के चलते मैं आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ।
इतना ही इसमें क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और बनाकर डाल देंगे, नेक्स्ट वीडियो में और डाल देंगे। अभी बारिश आ गई है जिसके चलते यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं।